मैं नाम पढ़ रहा हूं श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा, जो कि जापान से आज यहाँ आनी थी। उनके सम्मान को ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हरि सिंह जी पाल, कृपया उस सम्मान को ग्रहण कर लें। और मेरा जी से अनुरोध है, हमारे उधर जी से अनुरोध है कि सम्मान को पूर्ण सम्मान के साथ दे दिया जाए, ये जापान पहुंचवा दिया जाए। उन्होंने मुझे अधिकृत किया है सम्मान के लिए। हाँ ठीक है लो जी लगा यार। एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए संगीत शहनाई वादन में इस देश विदेश में अपना नाम रोशन करने वाले हमारे हिंदी से भी श्री राजू बाबू जी। इधर चलो आ जाओ बजाएंगे। बजा तो भैया शहनाई बजा तो लाएंगे अभी उसके लंच के बाद करना, लंच के बाद। अच्छा, अगला नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा। आप कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन गलती से आपके प्रमाण पत्र में आपके नाम के फोटो पे कुछ और लिख गया है। कोई आप चिंता ना करें, मैंने कहा संकेतात्मक आप मान लीजिए, उसको सुधार दिया जाए। यदुवंशी जी से अनुरोध है कि इसको सही अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय संस्कृति केंद्र मथुरा तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन के अंतर्गत हिंदी साहित्य लोक नाट्य शैली भगत संगीत शैली और रंगकर्म को समर्पित पंडित मुकेश शर्मा, डॉक्टर मुकेश शर्मा को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। त्रुटि के लिए क्षमा। नेक्स्ट मी अगला नाम, ये भी मौजूद नहीं है यहाँ पर, प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी सिंह यह मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ। ये भी उस पर भी हाथ लगाओ, एक दोनों हाथों वाले दोनों हाथों भैया और खींच लो, खूब खींच लो जितना। एक बढ़िया वाला खींच लेना ध्यान से। इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा वरिष्ठ अभिनेता, लोक गायक एवं पेशे से नेत्र विशेषज्ञ, हमारे मध्य मौजूद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत और अखिल भारतीय ब्रज संस्कृति केंद्र मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन के अंतर्गत हिंदी साहित्य लोक नाट्य शैली भगत संगीत में आपका डॉक्टर मुकेश वर्मा सोनी जयपुर से, जोरदार ताली के साथ मुकेश जी। देखिए इसके बाद आकाशवाणी के पी हाई ग्रेड के सुगम संगीत गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक और ब्रज संस्कृति को पूरे देश विदेश में पहुंचाने वाले श्री अशोक कुमार जी नीलेश पधारे। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय ब्रज संस्कृति केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन के अंतर्गत ब्रज की लोक गायन के सुगम संगीत को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अतुल्य योगदान प्रदान करने के लिए श्री अशोक कुमार जी नीलेश। अरे भाई आइए हम फोटो ले जाएंगे। मुकेश जी, मुकेश जी इधर आइए। मुकेश जी, हम दे देंगे आपको। मुकेश सोनी जी इधर आइए मेरे पास। दे देंगे, दे देंगे। लाओ ले लाओ। जी और आगे
आज आप जितना समय दे रहे हैं ओझा जी, श्रीमती शैल कुमारी गौतम, शिक्षा विद्वान, वरिष्ठ साहित्य विदुषी, सब लोग सामने देखिए। अखिल अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला परिषद संस्कृति केंद्र भारत, अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अतुलनीय योगदान के लिए श्रीमती शैल कुमारी गौतम चंद्रवन मथुरा इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 को अलंकृत करते हुए जरूर सीखा लीजिए ये तो जी श्री अमित कुमार दीक्षित राम जी, लोकनाट्य लेखक, अभिनेता व निर्देशक श्री अमित कुमार दीक्षित राम जी। यदुवंशी जी, आदरणीय केसी यदुवंशी जी, अभी कोई और हेलो विद्वान रह गए हैं सम्मान के लिए जो यहाँ मौजूद हो? बाहर हूँ यार, आप आइए यहाँ पर, आप मदद करिए। आइए। शायद बढ़ेगी आप आ जाएंगे, ये दिक्कत है। ये दीजिए सर। मैं चेक नगर में बाहर हूँ। आदरणीय यदुवंशी जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार कंफर्म कर लें कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो सम्मान, हाँ, इसके बाद विधिवत समापन की घोषणा की जा सके और हमारा धन्यवाद ज्ञापन हमारे आदरणीय चंद्रकांत जी श्री दरबार के द्वारा। हाँ, ये फोटो तो बहुत जरूरी है। और खींच रही हैं। एक और खींच लो, ऐसा अन्य हो गया। अब एक और देखो, ये फोटो अगर नहीं पहुंचा ना तो समझ ले हो जाएगी बेटा। कहावत हमारी है। बहुत बहुत बधाई। कोई रह तो नहीं गए हैं किसी नाम से? ऐसे तो रहे नहीं है सभी। चलिए अटल जी कुछ नहीं तो रहे, हम तो श्रोता हैं। अरे श्रोता है इसीलिए तो कह रहे हैं। आइए जो मजा अंत भला तो सब भला। आइए, 2 लाइन आप पेशे से हमारे न्याय विभाग में हमारे साथ है हमारे भाई और बहुत ही अद्भुत। धन्यवाद दीपक जी। आज जैसा कि सर्वविदित है, हिंदी पर बोलने के लिए हम साहब एकत्रित हुए यहाँ पर ब्रज में हिंदी शब्द को बहुत ही एक अलग तरीके से प्रयुक्त किया गया कि किसी का अपमान करना हो तो कह दो उसकी हिंदी कर दी। लेकिन हिंदी हमारी आत्मा है। हिंदी के विषय में इतना कुछ कहा गया कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी को अगर आगे बढ़ाना है, हिंदी को अगर अपनाना है तो हिंदी को हमें आत्मसात करना होगा। अपने बच्चों में हिंदी से बोलने के लिए बचपन से आदत डालनी होगी और अधिकतम हिंदी का संवाद, हिंदी का व्यवहार और हिंदी की सक्रियता पर हमको सहयोग देना होगा। हिंदी में हमको ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा और हिंदी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य की लोक नाट्य शैली नौटंकी को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए उसमें अतुलनीय योगदान देने के लिए श्री अमित कुमार दीक्षित राम जी, लोक नाट्य लेखक, अभिनेता व निर्देशक, निवासी लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। बोले राम जी महाराज की। और यहाँ राम जी के साथ साथ गणराज जी और बोले गणराज धरण की। देखना लोकनाट्य के सब जाओ धरते जाओ धरते सबका आशीर्वाद लखनऊ से है।
प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार, मथुरा में है प्रेम का सार। हम लक्ष्मणपुरी से आए हैं, बांटने सबको प्यार। नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मधुपुरी, मधुनगरी मथुरा और आज की मथुरा की इस पावन भूमि को प्रणाम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि बड़े भाई श्री खेमचंद्र यदुवंशी जी ने मुझे अखिल भारतीय ब्रज सांस्कृतिक केंद्र के इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान हेतु चुना, मथुरा के पेड़े खाने का अवसर दिया और सभी अग्रजों से आशीष पाने का स्वप्न पूरा किया। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मूर्धन्य, म्यूजिक रोक दीजिए प्लीज एक मिनट। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मूर्धन्य लोगों के मध्य मुझे मिल रहा मान, समाज हित को समर्पित सभी महान विभूतियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कला संस्कृति तो अमर अविनाशी है। मैंने रास्ते में ही कुछ लाइनें लिखी, ट्रेन पे ही लेट हो रहा था तो मैंने लिखा है, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि कला संस्कृति तो अमर अविनाशी है, यही हमारे लिए मक्का मदीना और काशी है। वीणा के हर तार में श्वास है, हर स्वर में मां सरस्वती का वास है। सब कहते हैं देश को मात्र राजनेता चलाते हैं, सब कहते हैं कि देश को मात्र राजनेता चलाते हैं। अरे भाई, सही दिशा तो कलाकार भी दिखाते हैं, सही दिशा तो कलाकार भी दिखाते हैं और अपनी हस्ती को फना कर कला साधक समाज का नव निर्माण करते हैं। अपनी हस्ती को फना कर कला साधक समाज का नव निर्माण करते हैं। अपने सारे दुख भूलकर हम खुद को समाज पर कुर्बान करते हैं। कला उपासक जब झूम कर गाते गुनगुनाते हैं तो दुनिया के सारे गम खुद ब खुद भाग जाते हैं। और इस खुशनुमा माहौल में हम आप सबको मीठी मीठी दुआएं देना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में हम आपको नव वर्ष की बधाई संकल्प के साथ देना चाहते हैं। नए साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा, नए साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा। लिखेंगे हम इतिहास, तुमसे है वादा, नए साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा, नए साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा। जो जीवन मिला है अमर वो करेंगे, वो खुशियाँ हम कभी ना डरेंगे। हर पल सार्थक हो यही है इरादा, साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा। कोरोना करोना ना अब हमको देना, कोरोना करोना ना अब हमको देना। बहुत रो चुके सब ना अब रोने देना। गला जो पुराना ना अब देना दादा,
इसी में जीना कला गम को प्यारी, इसी में जीना बस वीणा के स्वर हो, बस वीणा के स्वर हो, न इससे ज्यादा नए साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा, लिखेंगे कब इतिहास तुमसे है वादा, नए साल तुमसे है उम्मीद ज्यादा। भगवन ये सृष्टि तेरी, तुझ में है ध्यान सबका। भगवन ये सृष्टि तेरी, तुझ में है ध्यान सबका। आकाश सबको पूजित, धरती का मान सबका। गौ गंगा माँ सभी की, गीता का ज्ञान सबका। गौ गंगा माँ सभी की, गीता का ज्ञान सबका। कला संस्कृति को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। कला संस्कृति को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। जीवन में एक सेकंड, जीवन में कठिन श्रम का, क्योंकि ट्रेन में हिलते हुए लिखा है हमने। जीवन में कठिन श्रम का तोहफा सबने सम्मान रूप पाया। सभी को सम्मान मिला है। आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर ये लाइन कह रहा हूं कि जीवन में कठिन श्रम का तोहफा सबने सम्मान रूप में पाया। दिन रात सबकी मेहनत का परिणाम खूब आया। अखिल भारतीय ब्रज संस्कृति केंद्र से हो, अखिल भारतीय ब्रज संस्कृति केंद्र से हो नया वर्ष सफल सबका। हो नया वर्ष सफल सबका। कला संस्कृति को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, फोटो का फैसला कर रहे हैं हमारे हाथ अध्यक्ष डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी से अनुरोध है, आप भी कृपया मंच पर आ जाइए। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, गोवर्धन महाराज की अगर हरिमंजन कोई भजन होना तो राज महाराज की जय। आप गाओगे लेकिन भाई, हाँ, अरे गाएंगे, बैठिए, अभी 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 बैठिए। आप तो अध्यक्ष नहीं हमारे, बैठिए। हाँ, सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और आज का जो ये हिंदी पर कार्यक्रम है उसके लिए मैं दो पंक्ति निवेदित करता हूं। आज की शाम तो हिंदी के नाम है, आज की शाम तो हिंदी के। Oh
तेरी रे नजरिया ढूंढे लो तेरी तेरी बहुत सुंदर और सुनिए क्या क्या टेढ़ा है गोकुल तेरो टेढ़ा वृंदावन तेरा टेढ़ा गोकुल तेरा टेढ़ा तेरी तेरी काना तेरी तेरी काना मथुरा
शाम रंगे मैंने तो शाम रंगे ओढ़ लियो रे मन को कन्हैया से जोड़ लियो मौरन से ना कसब मौरन से ना कसब तोड़ लियो रे मन को कन्हैया से जोड़ लियो रे शाम रंगे शाम रंगे शाम रंगे शाम रंगे शाम रंगे जाने हंसने से आ
बस यही अरे राजा चलाई सजर बनारस जइयो सजर बनारस जइयो और वहाँ से बढ़िया सी साड़ी लइयो और बापे कोटा दिलोरी लगवा कजरी सोने की दिलो गरबा खूबसूरत भी जैसे ही जब बदलता है माहौल का लंबा नहीं करना एक अरे मोहन नजर लगी है काम छेला की और मेरी एड़ी रोज खोला अरे मोहन नजर लगी है काम छेला रोज खुदाई नजर लगी है कल रोज खुदाई हो खुदाई नजर लगी है कल और मेरा अंश निखर गयो मन और मेरा अंश निखर गयो चलो नहीं हो ले गयो तेली को आगे मिल गयो तेली को मेरा पकड़े हाथ अकेली को अरे मेरा पकड़े हाथ अकेली को आगे मिल गयो तेली को मेरा पकड़ो हाथ अकेली को कहा बोलो क्या बोला अरे मुझे सहज मुझे सहज सहज बदराय बदराय मोहे जब खूबसूरत बहू में नाटक में गालियां आती है जब बारात आती है तो मैंने गालियों का उपयोग बहुत अच्छा किया है आपका गाली स्पेशलिस्ट है हमको मालूम है और किस तरह से किया बड़ा खूबसूरत गीत है वो एक अंतर बस इतना ही करूंगा अरे चिड़ी तोए चामरिया रे भावे चिड़ी तोए चामरिया भावे घर में सुंदर नार पलम तोए पर नारी भावे दिखाए ला रोशनी के लड्डू बेसनी राज में कोरे पुतवायरी राज में कोरे पुतवायरी कर सोने श्रृंगार बने में बनिया दिखाए रोशनी के लड्डू बहुत सारी कंपोजिशंस है ये तो लोकगीत है खैर यही के हैं उससे पहले बहुत से वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए बहुत कुछ कहा गया बहुत कुछ कह दिया गया अब कहने के लिए कुछ डॉक्टर कश्यप जी ने भी हिंदी के स्वरूप के ऊपर अपना वक्तव्य दिया हिंदी और उन्होंने ये बताया जो हमारे सक्सेना जी ने भी ये बात कही थी कि हिंदी का मतलब खड़ी बोली नहीं है हिंदी जो है वो विभिन्न बोलियों से मिलकर के बनी है ब्रजभाषा अवधी भोजपुरी ये सभी हिंदी के ही अंग हैं
लेकिन आजकल ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसा कुचक्र चल रहा है कि इन बोलियों को हिंदी से अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये षड्यंत्र चल रहा है और यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये हमारा कर्तव्य है कि इस षड्यंत्र को सफल न होने दें, क्योंकि यदि हिंदी से ब्रजभाषा निकल जाएगी या हिंदी से अवधि निकल जाएगी, स्वतंत्र भाषा का रूप उसे मिल जाएगा, जैसे मैथिली को मिल गया। राजनीति है, कुछ भी करा सकती है। जैसे मैथिली को मिल गया तो मैथिली से विद्यापति निकल गए। अब ब्रजभाषा अगर हिंदी से निकल जाएगी तो हिंदी साहित्य के इतिहास का कितना बड़ा भाग उससे अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर सूर को कौन पढ़ेगा? और जो अभी किसी ने कहा था कि रामचरितमानस पर विदेश में शोध कार्य होगा, फिर वो कैसे होगा? वो तो अवधि का कवि हो जाएगा। इसलिए इस कुचक्र को रोकने की, इस कुचक्र को सफल न होने देने की बहुत आवश्यकता है। और ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। एक बात और ध्यान देने की भी है, अगर ये सारी बोलियां अलग हो गई और अलग हो करके अलग भाषा का उनको दर्जा प्राप्त हो गया और संविधान की सूची में चली गई, तो जब जनगणना होगी और जनगणना के समय जब आप अपनी भाषा लिखवाएंगे तो हिंदी भाषियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा का सपना देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए। तो ये अभी कश्यप जी ने जो हिंदी का स्वरूप बताया, सक्सेना जी जो बता रहे थे कि विभिन्न बोलियों को लेकर के जो है वो हिंदी बनी है, तो उसे संगठित रखने की आवश्यकता है। अभी हमारे तक्षक जी ने एक बात कही थी, वो बार बार मेरे मन में आ रही है और मेरा बड़ा शर्म से मेरा सिर झुक गया था उस समय। उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी माता जी यमुना जी के विषय में बताया करती थी कि हम यमुना जी में बड़े बड़े कछुए हुआ करते थे, यमुना जी में पैर के नाखून दिखाई दे जाते थे। वो जब कह रहे थे तो मेरे मन में ये हो रहा था कि अगर ये वहां गए होंगे इस समय, आज अगर वो गए होंगे आज या कल में, तो उन्होंने क्या देखा होगा, क्या प्रभाव लेकर के यहाँ से जाएंगे। बड़ी बुरी दशा है। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने विदेशों में हिंदी के साहित्यकार जो सृजन कर रहे हैं उसके विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए। बहुत कुछ यहाँ कह दिया गया है। हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है, जैसा कश्यप जी ने कहा था कि विदेशों में हिंदी में ये कार्य हो रहा है। और वक्ताओं ने कहा क्या संपूर्ण विश्व में हिंदी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है और इसके चरण निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। यह बात अलग है, यहाँ चर्चा हुई अभी कि कुछ अंग्रेजी परस्त भारतीयों की थ्योरियां हिंदी के नाम पर चढ़ जाती हैं। वे हिंदी को हेय दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से के कारण भी हिंदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब हिंदी विश्व में भारत की पहचान बन चुकी है। अब हिंदी भारत के क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। वह उत्तर भारत के 10 राज्यों की मातृभाषा के साथ साथ संपूर्ण देश में फैली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ अभी कश्यप जी ने कहा था पश्चिमी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। आज के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि ये वर्गीकरण दोबारा से होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। अब पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी नहीं, अब
तो असम की हिंदी, मुंबई की हिंदी, बंगाल की हिंदी, इस तरह से हिंदी का विभाजन होना चाहिए। हर जगह हिंदी बोली जा रही है, ये बात अलग है कि वो स्थानीय प्रभाव की दृष्टि से उसके उच्चारण में फर्क हो। पूरे देश में अब हिंदी बोली जा रही है, संपूर्ण देश में फैली हुई दिखाई दे रही है। अब हिंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से द्वारका तक बोली जाने वाली भाषा है। यह बात अलग है कि बंगाल और उसके आगे पूर्व में यह वहां के स्थानीय प्रभाव के कारण अलग ढंग से बोली जाती है। गोवा, मुंबई और महाराष्ट्र में वहां के स्थानीय प्रभाव के कारण दूसरे ढंग से बोली जाती है। इसी प्रकार आंध्र तथा दक्षिण के केरल आदि प्रांतों में हिंदी वहां के स्थानीय प्रभाव के कारण थोड़ी अलग तरीके से बोली जा रही है। और यह दिल्ली से ऊपर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में यह वहां के स्थानीय प्रभाव के कारण अलग ढंग से बोली जा रही है। उच्चारण आदि के ये थोड़े अंतर स्थानीय प्रभाव के कारण है, किंतु मूल रूप से तो वह हिंदी ही है। बोलने का ऐसा अंतर तो विश्व की अन्य भाषाओं में भी मिलता है। अंग्रेजी भाषा अमेरिका में ही कई ढंग से बोली जाती है, ब्रिटेन में और अमेरिका की अंग्रेजी में भी अंतर है, बोलने का ढंग अलग है। रूसी भाषा रूस में और चीनी भाषा चीन में सैकड़ों प्रकार से बोली जाती है। अब हिंदी की शोभा यात्रा भारत की सीमा रेखा को पार करके विदेशी भूमि पर बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व के लगभग 150 देशों में लगभग 100 करोड़ लोगों की भाषा है। यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर की भाषा है। विदेश में लगभग 75,000 छात्र छात्राएं हिंदी पढ़ रहे हैं और 50 से अधिक देशों में 150 से अधिक विश्व, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस आदि ऐसे देश हैं जहां भारत से गए हुए भारतीय प्रवासी, जिसका तक्षक जी अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, और भारतवंशी लोग निवास करते हैं। इनके पूर्वजों की मातृभाषा हिंदी थी, इन्हें हिंदी अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है। ये हिंदी सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसे अपने यहाँ जीवित रखे हुए हैं। रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन, नॉर्वे, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, हॉलैंड आदि ऐसे देश हैं जहां हिंदी को लोग विश्व भाषा के रूप में स्वांतस्थ उठाए पढ़ते हैं। उपयुक्त दोनों ही प्रकार के देशों में हिंदी का रचना संसार भी बहुत समृद्ध है। इन देशों में जितना हिंदी साहित्य लिखा गया है वहां वो कई शोध ग्रंथों का विषय हो सकता है। हिंदी के कई विदेशी साहित्यकारों को साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अब प्राप्त हो चुके हैं। मॉरिशस के श्री सोमदत्त बखौरी, फिजी के पंडित कमला प्रसाद मिश्र, इंग्लैंड के डॉक्टर रोनाल्ड, जापान के प्रोफेसर कुआदोई आदि हिंदी सेवियों को भारत सरकार ने विश्व हिंदी पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी संस्थान के त्रिनिदाद के महाकवि हरिशंकर आदेश को प्रवासी हिंदी भूषण पुरस्कार तथा नेपाल के दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ एवं मॉरिशस के प्रहलाद राम शरण को भी उनकी रचनाओं पर पुरस्कार प्रदान किए हैं। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत तो ऐसे हस्ताक्षर है कि उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जा सकता है। आज हिंदी विश्व भाषा है। भाषा भाषियों की संख्या के कारण भी, विश्व में दूर दूर तक फैली होने के कारण भी और अपनी वैश्विक चेतना के कारण भी अब उसकी वैश्विक चेतना के संवर्धन की आवश्यकता है। ये हमको आपको करना है। आज संपूर्ण विश्व में हिंदी का परचम लहरा रहा है। हिंदी का रथ भारत की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण विश्व में बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रहा है। परंतु दुर्भाग्य है कि देश के अंदर ही, जिसकी बहुत चर्चा हुई अभी, देश के अंदर ही कुछ लोग अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण हिंदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए,
किंतु अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाकर हम अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। कुछ लोग निरंतर हिंदी को कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया बोलियों को हिंदी से अलग करके स्वतंत्र भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि हिंदी की अवधि भोजपुरी, परिभाषा, बुंदेलखंडी आदि बोलियां हिंदी से अलग होकर स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेंगी तो हिंदी विपन्न और दुर्बल हो जाएगी। उस स्थिति को कोई अवधिभाषी होगा, उस स्थिति में कोई अवधिभाषी होगा, कोई परिभाषा भाषी होगा, कोई भोजपुरी भाषी होगा और कोई बुंदेलखंडी भाषी होगा। तब हिंदी भाषी बहुत कम रह जाएंगे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। फिर हिंदी कभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं पा सकेगी। इसलिए आज हिंदी को विखंडित होने से बचाने की बहुत आवश्यकता है। हिंदी को तोड़ने का षड्यंत्र कभी सफल नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार से उम्मीद थी वह पूर्ण बहुमत में आने पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देगी, परंतु पूर्ण बहुमत होते हुए भी इस सरकार ने अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। इससे हिंदी जगत में निराशा व्याप्त हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब उनकी पार्टी बहुमत में आएगी तब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अवश्य प्राप्त होगा। उनकी पार्टी तो आज बहुमत में आ गई है, परंतु अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार अब भी अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाती है तो फिर भारतवासियों को राष्ट्रभाषा बनाने का स्वप्न देखना छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ, संक्षिप्त, सरली और सहज भाषा में आपने अपने विचार व्यक्त किए अध्यक्ष जी। और ये चिंता का विषय है कि आज हम अपनी भाषा को उधार की भाषा मानकर सरकारी राजकाज में काम करते हैं। हमारे शब्दों के शिल्पी, मां सरस्वती के साधक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रकृति पुरुष कहते हैं उनको ब्रज के, जल पुरुष, अरे सब जल पुरुष से बड़ा होता है प्रकृति पुरुष। जल तो एक बिंदु हो गया, कई सारे बिंदु पे काम कर रहे हैं। इस समय संस्कृति संरक्षण पे भी काम कर रहे हैं। संस्था के साथ विशेष रूप से जुड़े हैं श्री चंद्र प्रताप जी शिखरवा। धन्यवाद ज्ञापन के यहाँ उपस्थित सभी विद्वत्जन, वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम श्री यदुवंशी जी ने आयोजित किया, हम इन्हें बहुत धन्यवाद देंगे। ये पहला प्रयास है। पहले प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही लोग आए हैं, जैसे कि आपने अभी सम्मानित किया, कुछ विदेश से आए हैं, हमारे विद्वत्जन बिहार से हैं, दिल्ली से हैं और भी जगह से आए हैं। तो मैं समझता हूँ कोई कार्यक्रम होता, कहीं भी होता तो इतनी ही शुरुआत होती है, और जैसे कि अब यहाँ हो रही है और इसका कारवां, इसका सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि जिस उत्साह के साथ यदुवंशी जी और दीपक जी और सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे अटल जी और खासकर नटवर साहब, तो ये जो मैं भी हूँ, मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द इसमें जुड़ गया, इसके लिए मैं एक दो बात कहने की मेरी इच्छा है कि जब हम खाड़ी के देशों में इनमें गए, एक बार 2014 में मैं आबू धाबी, तो वहाँ उतरे हम लोग दुबई से आबू धाबी हमने जो टैक्सी की, तो उसने मर्दल जी के वृंदावन के मदन कृष्ण गोस्वामी के उसमें भजन चला दिए। तो हम समझ रहे थे कि भाई ये तो जो है यहीं का होगा और ये हमारी भाषा को क्या समझेगा। तो थोड़ी देर बाद मैंने पूछ ही लिया उससे, मैंने कि यार आप इंडियन हो, कहाँ के हो? तो मैं समझ रहा था। तो उसने मुझसे बोला कि नहीं, मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं तो इराक का हूँ। और ऐसे बोला जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब कि आपने हिंदी कैसे सीख ली? बोले कि यहाँ तो इंडियन ही लोग रहते हैं, तो मुझे हिंदी सीखनी पड़ी और मैं चेहरे से पहचान जाता हूँ, वही भजन और वही कैसेट लगा देता हूँ हिंदी की। और खैर इसके बाद हम 2018 में जापान और साउथ कोरिया गए, तो सियोल में बड़ी दिक्कत हुई।
तो पर हमें एक थोड़ा सा एक संतोष हुआ कि वहाँ इंग्लिश हावी नहीं थी, वहाँ जो कोरियन भाषा थी। तो ये थोड़ा सा हल्का कि भाई हिंदी नहीं है, चलो अंग्रेजी भी नहीं है, वहाँ अपनी स्थानीय लैंग्वेज तो है। तो इन देशों में जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ भले हिंदी नहीं है लेकिन वहाँ अंग्रेजी भी नहीं है। एक जो बाहुल्य है, जो प्रभुत्व है वो इंग्लिश का नहीं है। हाँ, जो कंट्रीज हैं जो आपके जो जहाँ इंग्लैंड अमेरिका वगैरह ये यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ हिंदी का प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए इस्कॉन से जुड़े हुए जहाँ जो लोग आते हैं वो हिंदी बोलते हैं, वहाँ भी हिंदी का बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग हो रहा है। और हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में बहुत सारे बच्चे यूरोप के आते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं। और दूसरा मैं एक और जानकारी दूँ कि एक और मुझे अभी अचानक ही ध्यान आ जाती है कि जब मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ वाणी प्रकाशन को आप जानते होंगे, साहित्यकार हैं, अच्छी जो है मिनेसोटा इंडिया का टॉप प्रकाशक है। तो वो हमें किताब जो है संशोध उसके लिए संपादन के लिए तो उन्होंने मुझे एक भेज रखी है, वो किताब का नाम है मुताहा। तो मैंने तो पहली बार ये शब्द सुना। मुताहा का मतलब ये समझिए कि जैसे जो मुस्लिम में जो शादी होती है वो एक जो निकाह होता है वो एक से होता है, लेकिन वो उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो बीवी होती हैं वो मुताहा से आती है। मुताहा एक प्रक्रिया है विवाह की। तो वो उन्होंने जो है हिंदी में इसका सब्जेक्ट उर्दू का है, लेकिन वो हिंदी में किताब छपवाने के लिए क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई क्योंकि हिंदी बहुल्य जो एरिया है वो हमारी जो उनकी जो परंपराएं उनको जाने। तो ये कहना चाहिए कि हिंदी का ही प्रभाव है कि वो बजाय उर्दू के हमसे इंग्लिश के किसी सब्जेक्ट पर और हिंदी में प्रकाशित करा रहे हैं और मुझसे उसका संपादन करा रहे हैं। ये बड़ी बात है। और इस तरीके से जो चीजें हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। एक चीज और मैं जानकारी दूं कि जो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का जो चर्चा हुई वो सन 77 में हुई, जब अटल जी विश्व जो यूएनओ में उन्होंने उसको बोलते हैं हिंदी में विश्व राष्ट्र सम्मेलन, हाँ संयुक्त राष्ट्र, वहां पर जो है उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। शुरुआत वहां से हुई हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नहीं पर वरना हिंदी का ज्यादा कुछ उस वक्त तक बोलबाला नहीं था। इसके बाद मुलायम सिंह जी के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने जब पहले अपने कार्यकाल में एक आदेश जारी किया कि जो IAS IPS थे वो सब इंग्लिश में ऑर्डर जारी करते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारी भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी होगी। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी स्टेटों में फिर हिंदी में प्रचलन शुरू हुआ। और अगर हम सरकारी स्तर पर ही अगर यही आदेश करते हैं हिंदी का, और दूसरे जो राजभाषा समिति बनी हुई है भारत सरकार के मंत्रालयों की, उसमें हिंदी की बैठक तो होती है, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी की बैठक खत्म होते ही जब वो अपने चैम्बर में जाता है वो अधिकारी, वो इंग्लिश के फिर वो डायरेक्ट करता है। तो हमने अभी जो है मीराबाई का 525वीं जयंती थी, तो वो हेमा मालिनी जी की इच्छा थी कि इसका जो है थोड़ा प्रचार प्रसार हो, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी उनके ही कहने पर वो एक बहुत बड़ा मीराबाई का जो है सम्मेलन सिंपोजियम कराई थी 3 दिवसीय, उसमें हमने बड़े विद्वान लोगों को बुलाया। हालांकि उसमें एक कैटेगरी का गवर्नमेंट का है तो उसमें कैटेगरी बना दी जाती है, कोई सिस्टम होता है, चाहे विद्वान दूसरे और भी लोग हैं, लेकिन उसमें एक कैटेगरी बना दी गई कि भाई मीराबाई पे जिन्होंने लिखा है, किताब लिखी है या शोध किया है, उन्हीं को बुलाना है। तो हम आप लोगों को नहीं बुला पाए। खैर, तो हमारा जो है उसमें हेमा मालिनी भी चाहती हैं कि एक बहुत बड़ी स्मारिका हम प्रकाशित करेंगे हेमा जो मीराबाई के संबंध में। अगर आपके देखो तो मैं यदुवंशी जी से नंबर ले लूंगा और उनको बता दूंगा, एक मेल ID दे देंगे, तो आप कृपया करके जो विद्वान लोग हैं मीराबाई पर भी कुछ लिखिए, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक स्मारिका बनाएगी। तो उसमें भी मैं चाहूंगा। और मैं तो जो है एक बार फिर आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हुआ यहाँ ब्रज में मथुरा में आप पधारे, और यदुवंशी जी का भी आभार, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राष्ट्रगान से पहले एक लाइन जरूरी है। आओ हम सब मिल चले लेके हाथ में हाथ, हिंदी जिए, हिंदी के लिए जिए, हिंदी की ही करे बात। जय हिंद, जय भारत। इस संकल्प के साथ प्रारंभ कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
अंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
है।